आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। मिस्र और अमेरिका के ऑफिशियल्स ने गजा में सीज फायर और होस्टेज डील पर की चर्चा। जल्द रास्ता निकलने की उम्मीद। गजा में राशन ले रहे लोगों पर इजराइल ने की बमबारी। रोटी से पहले मिली मौत। वेस्ट बैंक में दो मोर्चों पर लड़ रहे हैं रेजिस्टेंस मूवमेंट्स। फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने फलस्तीनी अथॉरिटी के हाथों अपने कमांडर के कत्ल का बदला लेने का किया ऐलान। इजराइल ने फिर तोड़ा सीज फायर। लेबनान में की एयर स्ट्राइक, एक की मौत। हिजबुल्लाह खामोश। सीरिया से अपना शामियाना समेट रहा रूस। हथियारों के जखीरे लीबिया में कर रहा ट्रांसफर। सीरिया के हालात पर हुई अहम मीटिंग। जॉर्डन में इकट्ठा हुए अमेरिका और अरब ममालिक के डेलीगेशन। सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर हो रही गिरफ्तारियां। एक हफ्ते में बाहर से आए करीब 20,000 लोग हुए अरेस्ट। और यूक्रेन को बाइडेन देंगे और हथियार, ट्रंप के लिए खड़ी करेंगे मुश्किल। उधर रूसी फौज लगातार बढ़ रही आगे। 24 घंटे में सैकड़ों यूक्रेनी फौजी मारने का दावा। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से, लेकिन सबसे पहले सेंटर फोकस गजा। मेरी तरफ से ये खबर पड़े जाने तक सैटरडे को, शनिचर को, गजा में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 18 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। सेंट्रल गजा के डेर अल बला में नगर पालिका जो होती है उसकी एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। इसमें इजरायली हमले हुए, हवाई हमले, और इसमें 10 लोग मारे गए। 18 में से 10 डेर अल बला की एक बिल्डिंग में, और इस बिल्डिंग में जो लोग और थे उनमें से कई जख्मी हुए हैं। ये सब लोग एड और पका हुआ खाना लेने के लिए यहां पर जमा हुए थे। यानी राशन, रोटी, चावल जो भी इन्हें मिल सकता था उसके लिए जमा हुए थे। रोटी मिलती ही उससे पहले मौत मिल गई। रोटी मिल पाती उससे पहले उन्हें आईडीएफ के बमों ने अपनी खुराक बना लिया। कुछ न्यूज नेटवर्क के मुताबिक डेर अल बला के मेयर इंजीनियर डियाब अल-ज़ारो भी इन मरने वालों में शामिल हैं। गजा के डॉक्टर्स ने बताया है कि घायलों को हमले की जगह से अस्पताल तक पैदल और रिक्शा पर लाया गया, क्योंकि एम्बुलेंस पहुंच नहीं सकती थी। लगातार इजराइल की बमबारी से पूरी तरीके से गजा उधड़ चुका है, बर्बाद हो चुका है, और अगर एम्बुलेंस जाती भी हैं तो इजरायली फोर्सेस उन पर गोलियां चला देती हैं। उधर इजरायली फौज ने कहा है कि इजरायली फाइटर जेट्स ने एक राशन गोदाम के पास आतंकवादियों और हथियारों के जखीरे पर, भंडार पर हमला किया, क्योंकि बंदूकधारियों ने, बंदूक जो लेकर चलते हैं उन लोगों ने वहां से इजराइल पर रॉकेट दागे थे। हथियार उठाने वालों ने वहां से रॉकेट दागे थे। इनका कहना है कि आतंकवादी जिसे कहते हैं वो हमास के लोग हैं। इस गोदाम को, राशन गोदाम को, इन्होंने हथियारों का गोदाम बता दिया। सर बढ़ते आगे हैं। मिस्र और अमेरिका के अफसरान ने गजा में सीज फायर और होस्टेज डील को लेकर एक बड़ी अहम बातचीत की है। मिस्र के सदर अब्दुल फातेह अल सीसी ने सैटरडे को, शनिचर को, सीनियर अमेरिकी ऑफिशियल से गजा में सीज फायर कराने को लेकर और जो कैदी हैं, जो होस्टेज, उनकी अदला बदली को लेकर एक अहम बातचीत की। फातेह अल सीसी के दफ्तर से एक बयान जारी हुआ है इस बाबत, और उस बयान के मुताबिक काहिरा में हुई इस बातचीत में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन और मिडिल ईस्ट मामलों के जो अमेरिकन एनवॉय हैं ब्रेट मैकगर्क, वो शामिल थे। इस सीनियर लेवल के लोगों के शामिल होने से आप समझ सकते हैं कि बातचीत बहुत अहम थी। लोग मान रहे हैं कि गजा में सीज फायर को लेकर जल्द ही कोई ब्रेक थ्रू निकल सकता है। बात करते हैं वेस्ट बैंक की। फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद मूवमेंट ने फलस्तीनी अथॉरिटी के हाथों अपने कमांडर के कत्ल की मजम्मत की है। दो मोर्चों पर फलस्तीन के रेजिस्टेंस मूवमेंट वेस्ट बैंक में लड़ रहे हैं। एक तरफ इजराइल है और दूसरी तरफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। फिर बताऊंगा। पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद मूवमेंट यानी पीआईजे ने कमांडर यजीद जया की मौत पर खिराज अकीदत पेश की, जिसे कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में महमूद अब्बास की फलस्तीनी अथॉरिटी की सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली मार दी। आज जेनिन ब्रिगेड के एक मेन कमांडर यजीद की जेनिन शहर पर छापेमारी के दौरान फलस्तीनी अथॉरिटी के फोर्सेस की गोलीबारी में मौत हो गई। इससे बहुत गुस्सा है। जो लोकल मीडिया है वेस्ट बैंक का, उसके मुताबिक इस ऑपरेशन में कई और लोग फलस्तीनी भी घायल हुए हैं। एक बच्चा भी जख्मी हुआ है जिसकी हालत बहुत सीरियस है। पीआईजे ने इस हमले की मजम्मत की है और अथॉरिटी से बदला लेने का ऐलान किया है। वेस्ट बैंक में रेजिस्टेंस मूवमेंट आईडीएफ और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जैसे दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ उनके सामने यहूदी हैं, दूसरी तरफ उनके खुद के फलस्तीनी भाई हैं। अब बात करते हैं लेबनान की। इजरायली ड्रोन ने साउथ लेबनान में एक कार पर हमला किया और एक बार फिर से सीज फायर की जो जितने भी कानून थे या जितने रूल्स थे उनको तोड़ दिया। अल जजीरा अरबी के मुताबिक एक इजरायली ड्रोन ने साउथ लेबनान के
खारदाली इलाके में सड़क पर एक कार को निशाना बनाया। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई। यह हमला इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर समझौते का एक ताज़ा उल्लंघन है। पता नहीं हिजबुल्लाह ने यह सीज फायर क्यों मंजूर किया था जो हर रोज टूट रहा है। फिलहाल मैंने बहुत तलाशा, इस पर हिजबुल्लाह का रिस्पांस, रिएक्शन नहीं मिला। चलिए बढ़ते हैं आगे और रोक करते हैं कुछ और खबरों का। अब बात करते हैं सीरिया की। सीरिया में तख्ता पलट हो गया, बशर अल असद चले गए। अब वहां पर रूस जो उनका दोस्त था वो क्या करे। हालांकि कोशिश की जा रही क्रेमलिन की तरफ से कि ये जो अपोजिशन फोर्सेस हैं, इनकी जो हुकूमत बनी है, इनसे कहा जाए कि भाई रशियन अड्डों को वहीं रहने दो। बात चल रही है, बनी नहीं है। कहीं वो भी तबाह हो गई या कहीं इजराइल ने उन्हें भी ख़त्म कर दिया। हालांकि रूस पर हमला करना आसान नहीं, रूस के अड्डे पर। फिर भी अल अरेबिया की न्यूज़ है कि रशियन कार्गो प्लेन डिपार्ट सीरिया फॉर लीबिया, मोर फ्लाइट्स एक्सपेक्टेड, ऑफिशियल सेज। लगातार सीरिया से रूस की फ्लाइट्स निकल रही हैं, रूस के कार्गो प्लेन निकल रहे हैं। अब कार्गो प्लेन में तो सामान जाता है, क्या सामान जा रहा होगा आपको पता होगा। मिसाइल्स होंगी, एयर डिफेंस सिस्टम होंगे, बहुत से ऐसे हथियार होंगे जो सिर्फ सीरिया को बचाने के लिए नहीं रखे होंगे, बल्कि मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए रूस ने रखे होंगे। वो सब भी अब सीरिया से निकालना है कि कहीं वो निशाने पर ना आ जाएं। और एक और महफूज ज़मीन है रूस के लिए इस पूरे खित्ते में सीरिया के अलावा, वो है लीबिया। तो लीबिया ले जाया जा रहा है ये सामान, और कार्गो जो प्लेन्स हैं वो लगातार जा रहे हैं। ये सैटेलाइट इमेज है उस अड्डे की जहां से रूस के प्लेन्स निकल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जो है मैक्सर टेक्नोलॉजी ने 13 दिसंबर 2024 को इमेज जो है वो शेयर की है। 14 दिसंबर में ये अखबार में छपी है। बताया जा रहा है कि हेमेमिम एयरबेस जो है सीरिया में, वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ लताकिया में आता है, लताकिया में, तो वहां से ये जहाज रूस के निकल रहे हैं। और ये सारे एयरबेस जो है वो सीरियन पोर्ट सिटी लताकिया में है, एक बंदरगाह, एक साहिल का शहर है ये। असद के बाद जो है रूस के लिए सीरिया में मुश्किल हो रही है। इल्यूशन सेकंड 76 कार्गो प्लेन है ये, जो सामान लेकर जा रहा है, और एलिगेटर हेलीकॉप्टर भी हैं, वो भी यहाँ पर बेस पर लैंड होते दिखे हैं। तो बहुत ज़्यादा दूरी है नहीं, सामान अब कैसे ले जाया जाए ये बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स फॉर ऑल्सो सीन फ्लाइंग विद इन द बेस एंड Su-34 जेट लैंडेड फॉर रिफ्यूलिंग, और रिफ्यूलिंग के लिए सुखोई 34 जेट भी लैंड हुए हैं इस इलाके में। तो रशिया के अड्डे जो हैं सीरिया में, उनमें बड़ी हलचल है सर। इसको लेकर कुछ घंटे पहले मिडिल ईस्ट मॉनिटर में भी खबर छपी थी कि रशिया पैकिंग ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स एट बेस इन सीरिया, सैटेलाइट इमेजेस शो। इन्होंने पहले छाप दी कि रशिया जो है अपने तमाम मिलिट्री इक्विपमेंट्स को पैक कर रहा है, उसका बोरिया बिस्तर बांध रहा है और सीरिया से निकल रहा है। सैटेलाइट इमेजेस से ये सब शो हुआ है। ये सीरिया में आप रशियन S-400 भी पहले तैनात थे, आपको पता होगा। नहीं तो मैं बता दूं, ये सीरिया का लताकिया इलाका है जहां पर रशिया ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम S-400 लगाया था। और ये 16 दिसंबर 2015 की तस्वीर ज़रूर है, लेकिन 9 साल बाद इन सामानों को यहां से निकाला जाना था। ना तो बशर को पता था, ना ही रूस को पता था। लेकिन वक्त पलटता है, वक्त पलट गया है और वक्त आगे भी पलटेगा। सीरिया के मुद्दे को लेकर, सीरिया के हालात को लेकर जॉर्डन में एक बहुत अहम मीटिंग हुई। जॉर्डन की दारुल हुकूमत अम्मान में अरब ममालिक के डेलीगेशंस जुटे और अमेरिका के भी डेलीगेशन आए। सभी ने बड़ी सीरियस तरीके से इस सूरत हाल को समझा और कैसे इसे और आगे बढ़ने से, दूसरे ममालिक में बढ़ने से रोका जाए, इसको लेकर भी तबादला ख्याल किया। सबको इस बात की भी फिक्र थी कि कहीं HTS को दाइश ओवरटेक ना कर ले। और दाइश यानी कि ISIS नाम का वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो आतंकवादी संगठन, फिर से जो इस्लाम के नाम पर बना है लेकिन मुसलमानों को ही मारता है। बनाने वालों को आपको पता है कि किसने बनाया है। वो मुसलमानों, इस्लाम से उनका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो दाइश कंट्रोल ना कर ले, इस सब को लेकर भी सबने गौर फिक्र की। यहाँ पर अमेरिका के साथ तुर्की भी था, यूरोपियन यूनियन के लीडर्स डेलीगेशन भी था, अरब नेशंस भी थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन भी, क्योंकि बड़ा करीब इलाका है, बहुत दूर नहीं है, रास्ते वही हैं। और उससे अगर सीरिया में गड़बड़ हो तो वो आग फैलने में देर तो नहीं लगती है। सभी ने सीरिया को लेकर बहुत ही गहनता से बातचीत की है। क्या किया है, क्या कहा है। इतने लीडर जो आप फोटो में देख रहे हैं बैठे हुए, इसमें फॉरेन मिनिस्टर थे जॉर्डन के, सऊदी अरब के, इराक के, लेबनान के, दोनों तरफ के थे। इराक के, लेबनान के, इजिप्ट के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, कतर, अरब लीग सेक्रेटरी जनरल अहमद अब्दुल घेत भी थे इसमें। और इन सब ने जो है वो जॉर्डन में ये 14 दिसंबर को
بات چیت کی ہے. رائٹرز نے یہ تصویر دی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کسی سے کچھ چھپا نہیں ہوا ہوگا. جب وہاں پر لبنان اور عراق بھی ہیں تو ایران تک بھی خبر پہنچے گی کیا ہوا ہے. سبھی بہت سیریسلی اس سیناریو کو دیکھ رہے ہیں. اب چونکہ رجیم بدل گئی ہے, بشار الاسد نکل گئے ہیں باہر, تو ترکی نے ایک فیصلہ کر لیا ہے جو 12 سال سے نہیں کر پایا تھا, یا 12 سال پہلے جس فیصلے کو واپس لے لیا تھا. ترکی اب واپس اپنی ایمبیسی سیریا میں کھولنے جا رہا ہے. اس کے اب یہ جو جتنے جارڈن میں ڈپلومیٹس ہوئے تھے, اس کے بعد ترکی نے بھی ایک فیصلہ لیا کہ بھائی جو ہے ہم اپنی ایمبیسی کھولیں گے. بشار الاسد اور سول وار جب شروع ہوئی تھی تو بشار الاسد سے 36 کا آنکڑا تھا ترکی کا. تو بشر کے ٹائم پر کیونکہ وہ کنٹرول نہیں کر رہے تھے, لگاتار لاکھوں کی تعداد میں سیرینز مائیگریٹ ہو کر سرکشا کی وجہ سے, سیکیورٹی کی وجہ سے ترکی میں موو کر رہے تھے. اس کا وزن ترکی پر پڑ رہا تھا. ترکی کو, اردوغان کو غصہ بھی یہ تھا کہ آخرکار اپنی عوام کو حفاظت مہیا کیوں نہیں کروا پا رہے بشار الاسد. یہ کون لوگ ہیں, یہ کس کی ڈر سے, کس کی حیوانیت کی وجہ سے سیریا چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. وہی سارے مدعے تھے جو آپ کو پتا ہے, جو میں بولنا نہیں چاہتا. وہی اسی کو لے کر ان دونوں کے بیچ 36 کا آنکڑا تھا. سب کے اپنے اپنے پاور گیم ہیں. اب تب انہوں نے اپنی ایمبیسی بند کر دی تھی, اور اب اپنی ایمبیسی ترکی, یہ بھائی دوسری انگلی ہے میری, تو اب یہ ترکی جو ہے یہ اب فیصلہ کر رہا ہے کہ ہم اپنی ایمبیسی واپس کھولیں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ترکی کی اگر ایمبیسی کھلتی ہے تو ظاہر سی بات ہے سفارتی تعلقات بڑھیں گے نئے رجیم کے ساتھ. ایک بڑی حیران کرنے والی خبر یہ ہے, جس کی مجھے امید تو نہیں تھی, کہ سیرین کرنسی جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے مضبوط ہو گئی. ایک تختہ پلٹ کے باوجود, ایک ایسے ماحول میں جب اتھل پتھل مچی ہوئی ہو کسی کنٹری میں, وہاں پر کرنسی گر جاتی ہے, لیکن سیریا کی کرنسی بہت حیرت انگیز طریقے سے ڈالر کے مقابلے 20% مضبوط ہو گئی ہے. یہ العربیہ کی نیوز ہے. دا سیرین پاؤنڈ, وہاں پاؤنڈ چلتا ہے. سیرین پاؤنڈ ہیز اسٹرینتھنڈ اگینسٹ دا US ڈالر بائی دا لیسٹ 20% over the past 2 days amid an influx of Syrians from. ہاں یہ ہے وجہ. کیا ہے, جو پڑوسی ممالک میں سیرین لوگ رہتے ہیں, لبنان اور جارڈن میں, وہ اپنے یہاں آ رہے ہیں, واپس سیریا آ رہے ہیں. سیریا آ رہے ہیں تو لوگ آ رہے ہیں, سامان زیادہ بک رہا ہے, پیسہ مارکیٹ میں آ رہا ہے. ان کے پاس وہ تمام کرنسیز ہیں جو بشار الاسد کی حکومت رہتے ہوئے یہاں پر بین تھیں. اب وہ کرنسیز ڈالرز میں بھی ہو سکتی ہیں اور دوسرے ممالک یا برٹش پاؤنڈ میں ہو سکتی ہیں. وہ جب کرنسیز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے مارکیٹ بہتر ہو رہا ہے سیریا کا, اور ڈالر کے مقابلے کرنسی مضبوط ہو رہی ہے. بشر کے ٹائم میں کئی ممالک کی کرنسی بین تھی سیریا کے اندر. عرب نیوز نے خبر دی ہے کہ سعودی عرب کنگڈم نے, سعودی عرب حکومت نے جو باہر سے آئے لوگ ہیں ان پر اپنا چابک چلانا شروع کر دیا ہے. لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو لیگلی کام کر رہے ہیں, بلکہ وہ لوگ ہیں جو سعودی عرب میں چھپ کر انلیگلی کام کر رہے تھے. ایسے 19,831 لوگوں کو پچھلے ایک ہفتے میں گرفتار کیا گیا ہے, جیلوں میں ڈالا گیا ہے. ان میں سے کچھ کو کچھ مہینے کی سزا ہوگی, بعد میں ان کی کنٹریز کو انہیں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا, یا اللہ رو حبیبی ایسے کر کے. تو ابھی وہاں پر اب دیکھیے ہونا کیا ہے, ان کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس چل رہے ہیں, اور فٹ بال کا ورلڈ کپ بھی ہونا ہے آگے. تو یہ اپنی سیکیورٹی کو لے کر بہت زیادہ الرٹ ہیں. اس لیے ایک ملک کے طور پر انہیں انلیگل امیگرینٹس کو اپنے یہاں سے نکالنا بے حد ضروری ہے. سر بڑھتے ہیں آگے. جو بائیڈن کا ایک بڑا فیصلہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسے ہی اگلے مہینے وہ آفس چھوڑیں گے, اس سے پہل یوکرین کو بڑی تعداد میں ہتھیار دینا چاہ رہے ہیں, اور وہ صرف اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں جنگ بند ہو جائے. بائیڈن نہیں چاہتے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی راہ میں کانٹے بوک کر جانا چاہتے ہیں. RT کی نیوز یہی کہتی ہے, بائیڈن پلاننگ لاسٹ منٹ یوکرین آرمز سرج. The US administration aims to boost arms supplies to Kyiv before President-elect Donald Trump takes office, a source has told the outlet. سورس کے حوالے سے خبر ہے. بائیڈن ٹرمپ کی راہ میں کانٹے بونے کے لیے, کانٹے نہیں بندوقیں بونے کے لیے یوکرین کو ہتھیار دینا چاہتے ہیں. لیکن ان ہتھیاروں سے ہو کیا رہا ہے؟ تاس کی سرکاری نیوز ایجنسی ہے روس کی, لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ پچھلے دن میں یوکرین کے ہم نے 200 فوجی مارے اور کچھ نئے علاقے بھی قبضہ لیے ہیں. روس کو بھاری نقصان, روس جو ہے بھاری نقصان یوکرین کو دے رہا ہے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے.